हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई प्रेस रिलीज के बारे में। ये जो प्रेस रिलीज आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस तरह की प्रेस रिलीजेस एक महीने में 5 से 6 ही आती हैं, क्योंकि ये स्पेशल थी। ये सामान्य तरह की प्रेस रिलीजेस नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज है, कुछ स्पेशल तरह की प्रेस रिलीज है। क्योंकि अगर आप अपनी पीआईबी की वेबसाइट में जा करके और जरा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। और इसमें आपको एक नाम मिलेगा लेटेस्ट एक्सप्लेनर के नाम से, ठीक है। तो ये है लेटेस्ट एक्सप्लेनर्स की नाम की चीज़ दिखाई पड़ेगी। और ये जो लेटेस्ट एक्सप्लेनर्स हैं, इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी मूव एंड एनवायरनमेंट, इस तरह से कई सारे एक्सप्लेनर्स मिलते हैं। अब इनकी खास बात क्या है कि ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल तरह की प्रेस रिलीजेस हैं और इसलिए इन प्रेस रिलीजेस में को आपके एग्जाम के लिए वो प्रेस रिलीजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह की एक प्रेस रिलीज आज आई है जिसका नाम है इंडियाज कोकोनट सेक्टर। तो भारत का जो कोकोनट सेक्टर है, उस से संबंधित एक प्रेस रिलीज आज आई है। और चूंकि वो एक्सप्लेनर कैटेगरी की प्रेस रिलीज है, तो वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं ये हमारी जो प्रेस रिलीज है इंडिया का जो कोकोनट सेक्टर उसके बारे में। तो देखिए भाई, जो इंडिया का कोकोनट सेक्टर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उससे संबंधित ये प्रेस रिलीज है। 30 मिलियन से ज़्यादा फार्मर्स इसमें इंक्लूड है। 10 मिलियन से ज़्यादा 30 मिलियन से ज़्यादा लोग इंक्लूड हैं और जिसमें से 10 मिलियन से ज़्यादा के आसपास फार्मर्स हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ेगी कि हमारा जो कोकोनट है उसको कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से लंबी-चौड़ी एक प्रेस रिलीज़ आपको ये करीब-करीब आपको 14 पेजेज़ की, क्योंकि एक्सप्लेनर है, स्पेशल प्रेस रिलीज़ इसको हम कहते हैं, इसलिए ऐसी प्रेस रिलीज़ जो है कंपैरेटिवली आपके एग्ज़ाम यहाँ यहीं से सवाल आपके बन जाते हैं। और जब अभी हम लोग इस सीरीज़ को आगे जब बढ़ाएँगे, इस वीडियो में आगे की तरफ चलेंगे, तो हमें दिखाई पड़ेगा कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, इस प्रेस रिलीज़ जो 14 पेजेज़ की प्रेस रिलीज़ इसमें कैसे छुपे हुई हैं। एज़ अ टीचर मेरी एक ज़िम्मेदारी है कि जो इतनी ज़्यादा कठिन चीज़ें हैं, इतना टफ़ मटेरियल जो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब समस्या ये है कि जो एक साधारण स्टूडेंट है, जो हमारा जो एक ऐसा बच्चा है जिसको सारे जीएस के सेक्टर्स जो है उसको तैयार करने हैं, इसके अलावा उसे ऑप्शनल भी अपना तैयार करना है यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन। तो 14-14 पेजेज़ को पढ़ना और उसको समझना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और वो इसमें एक लंबा वक़्त लगेगा। प्लस इतने 14 पेजेज़ के हज़ारों वर्ड्स की जो ये चीज़, ये प्रेस रिलीज़ेज़ है, इनको जब आप पढ़ते हैं, तो इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि इसमें कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन-सी चीज़ लेस इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो एज़ अ टीचर मैंने सोचा कि इस पह आपका जो ये काम है वो मैं कर दूँ। जो आपको ये पूरी प्रेस रिलीज़ पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट इस साल करीब-करीब 50% के आसपास सवाल जो यूपीएससी के प्री में है, वो आपके पीआईबी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगले साल पीआईबी से 50% क्वेश्चन आएँगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन 70% भी हो सकते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और हाँ, 30% भी हो सकते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगले साल पीआईबी से केवल 0% क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ऐसा तो होना संभव नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी आप चाहें या ना चाहें, आपको ये भारी भरकम ये जो प्रेस रिलीज़ेज़ हैं, इनको पढ़ना ही पड़ेगा और इसमें से क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। फिलहाल अगर आप इस सीरीज़ को, पीआईबी सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से इतना मैं एज़ अ टीचर आपके लिए कर सकता हूँ कि मैं जो इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज़ेज़ हैं, 10-12 प्रेस रिलीज़ेज़ डेली आ जाती हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज़ अ टीचर, एज़ अ यूपीएससी टीचर मुझे दिखाई पड़ती है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैंने देखी कि इसमें जो है पीआईबी सीरीज़ पे, ये अगर आप देखेंगे, तो श्री ऐशांश सिंह राठौर का एक केस स्टडी इसमें दी गई है। कोकोनट के बारे में है। बस्तर प्लेटो चित्तौड़गढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ के हैं। और ये बेसिकली इन्होंने जो ये 2500 कोकोनट पाल्म्स के प्लांट लगाए हैं। और ये देखिए, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में कोकोनट लगता है और आपका जो केरला है, जिसको केरलम अब कहते हैं हम, वहाँ पे कोकोनट लगता है और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ में लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखाई पड़ी कि ये जो, अगर आप इसको देखेंगे, ये जो फ़ोटो लगाई है इनके कोकोनट के बागान की, इस फ़ोटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भाई ये जो फ़ोटो है कुछ अलग-सी दिखाई पड़ रही है। इसको अगर आप विज़ुअल सर्च करें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कोकोनट है ही नहीं। अब ये देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे जो सरकारी दफ़्तर के लोग हैं, वो कुछ भी वो जानते हैं कि पीआईबी की सीरीज़ को कोई पढ़ता-वढ़ता है नहीं, बस इसको ये खाना पूर्ति है।
कागजी खानापूर्ति, ये पपाया प्लांट्स का फोटोग्राफ इन्होंने कोकोनट की प्रेस रिलीज में लगा रखा है। तो पीआईबी की जो प्रेस रिलीज है, जो भी आदमी बनाता हो, उससे हम मेरी पर्सनल गुजारिश है कि कम से कम जो जिस चीज़ जो रेलेवेंट इमेजेस लगाया करिए। ये पपीता आपने लगा दिया कोकोनट की जगह पर, ठीक है? तो इतना हम लोग ध्यान रखते हैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, कौन-सी चीज़ नहीं हो। हाँ, उन्हीं के गार्डन की फोटोग्राफ हो सकती है, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जो अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोकोनट्स, ये कोकोनट पाम की बात हो रही है, तो हमें भी एज अ रीडर हमें भी ये शौक है कि हम देख सकें कि छत्तीसगढ़ में कोकोनट पाम कैसे लगे हुए हैं, कैसे प्लांटेशन हुआ है। तो रेलेवेंट इमेजेस को यूज़ करना चाहिए। खैर, एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज़ है और चलिए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो हम में से कई लोग जानते हैं कि जो हमारा नारियल है, नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं। ये तो कई सारे छोटे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, नारियल को किस नाम से जाना जाता है? दैट इज़ कल्प वृक्ष के रूप से नाम से जाना जाता है। और 2 ट्रिलियन एग्रीकल्चरल का विज़न है। अच्छा, विज़न हमने छोटे-मोटे लाख और हज़ार के विज़न नहीं बनाते हैं। भारत जब विज़न बनाता है तो 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन का केवल नारियल बेचेंगे हम लोग, ठीक है? 2047 तक। तो फिलहाल ये विज़न जो है भारत सरकार का, फिर से वही मैंने जैसे कल की प्रेस रिलीज़ में कहा था, हर बात फ्यूचर टेंस में होती है, तो ये भी फ्यूचर टेंस की बात है। अभी-अभी हम लोगों ने कहा कि 10 मिलियन के आस-पास फार्मर जो है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, एंगेज्ड है। और इसमें 20 मिलियन के आस-पास लोग जो यानी कि 2 करोड़ के आस-पास लोग जो है ये वैल्यू चेन्स में, जो यानी कि नारियल तोड़ना है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, कोई तेल निकालने का काम कर रहा है, कोकोनट पैराशूट की कंपनियों में लोग लगे हुए हैं, ये पैराशूट नाम से ऑयल आता है। तो इस तरह से 2 करोड़ लोग इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो कल्टीवेशन इज़ सक्सेसफुली एक्सपेंडेड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी है। कि भाई अभी तक जब जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी तो हमें पता था कि जो नारियल है वो साउथ इंडियन और कोस्टल जो एरियाज में जो हमारे प्रदेश है वहां पर होता है। अभी तो दिखा रहा है अरुणाचल प्रदेश, आसाम और छत्तीसगढ़ वगैरह में भी आपका नारियल का प्लांटेशन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ एक नई तरह की चीज जो है, एक नया तरह का राज्य डेवलप हो रहा है जहां पर नारियल का प्लांटेशन किया जा रहा है। दूसरी चीज़, इंडिया में अगर हम कहें तो करीब 3 मिलेनिया यानी 3000 सालों से ज़्यादा वक़्त का वक़्त हो गया, तब से जो है आज तक नारियल की खेती की जा रही है। अब इसमें जो बात होती है कि टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का इंडिया इज़ नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। हम जो है नंबर 1 है नारियल के प्रोडक्शन में, पूरे विश्व में। हमसे हमारी बराबरी कोई नहीं करता। टोटल प्रोडक्शन शेयर में आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके पास नोट्स कॉपी में होना चाहिए, 31.24% टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का भारत जो है वो उसका शेयर उसके पास है। 20,301.22 यानी इतनी मिलियन नट्स जो हैं हमने पैदा किए हैं। इसके अलावा 17.90 यानी कि रफली हो गया 18%, नारियल जितने भी एरिया में बोया गया उसका 18% एरिया इंडिया में पाया जाता है और ये करीब-करीब है 2.19 मिलियन हेक्टेयर। एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 9,249 नट्स का है। इसमें जो मुझे सही लगता है कि जो इम्पोर्टेंट डाटा आपके लिए हो सकता है वो है 31.24% जो टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत का शेयर है और इसी वजह से जो हमारा देश है वो नारियल के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं और आप जवाब दीजिएगा। नारियल के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट कौन-सा है? केरला। अगर आपके दिमाग में ये शब्द आया, ये राज्य आया तो वो गलत है। नारियल के प्रोडक्शन में जो नंबर 1 स्टेट है वो तमिलनाडु है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है। तो केरला क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, केरला आपका इसलिए प्रसिद्ध है, केरला में सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया, सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में केरला या जिसको केरलम कहते हैं, अभी हम लोगों की आदत नहीं छूटी है, बड़ी टाइम लगेगा केरला को केरलम कहने के लिए। तो केरलम जो जगह है, जो अभी तक केरला कुछ दिनों पहले तक हुआ करती थी, वो ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में ये जो नट है वो लगाया गया। 7.54 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वहाँ पर ये नट अभी तक लगाए गए हैं। इसके अलावा जो एफिशिएंसी यानी प्रोडक्टिविटी की बात करें, वहाँ पर जो हाईएस्ट नेशनल प्रोडक्टिविटी है वो आपकी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। तो ये 3 स्टेट हैं, अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया में कौन-सा स्टेट है, जहाँ सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में नारियल लगा है, तो आपका जवाब हो जाएगा केरलम। कहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, तो जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। और जो प्रोडक्टिविटी के केस में, उत्पादकता के केस में सबसे नंबर 1 पे जो राज्य आता है, वो आपका कौन-सा राज्य है, वो आपका हो जाएगा दैट इज़ आंध्र प्रदेश। तो ये एक बेसिकली अंतर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। फिर जो कैनोपी की बात करते हैं, भारत में बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो नारियल का प्रोडक्शन है, इसमें
62%। ध्यान दीजिएगा, 62% का एक बहुत बड़ा जंप आया है। पहले 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोडक्शन होता था और अब ये प्रोडक्शन बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके लिए मैं क्वेश्चन बना के बता रहा हूं और आप दिमाग में सोचिएगा, नारियल का जो पेड़ होता है उसका सबसे कीमती प्रोडक्ट कौन सा है जो कि विदेशों में सप्लाई किया जाता है? नारियल का, फिर से सुन लीजिएगा सवाल और सोचिएगा और मैं अभी जवाब दूंगा आपको। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है नारियल के पेड़ का जो कि विदेश में जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा में मांग है? और आज की तारीख में जो नारियल का से बने हुए प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो हो रहा है यूएसए, यूएई, श्रीलंका, जर्मनी, रशिया, तुर्की, बेल्जियम, यूके और नीदरलैंड। इसमें ये सारे के सारे जो देश हैं इनमें इंडिया के नारियल और उससे बने हुए प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मांग है। तो हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो नारियल से कई सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे कि नारियल से नारियल पानी मिलता है, सभी को पता है कि साहब नारियल पानी मिलता है, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, नारियल से ऑयल मिलता है, यानी जो आपका कोकोनट ऑयल मिलेगा। इसके अलावा हस्क है, हस्क का मतलब होता है जो फाइबर्स वगैरह वो मिल जाते हैं। फिर नारियल का जो खोल होता है, जो ऊपर का जो शेल है, इसको जब बर्न किया था ऑक्सीजन की कमी वाले एनवायरनमेंट में, तो आपको मिलता है एक्टिवेटेड कार्बन। अब एक्टिवेटेड कार्बन का यूज जो है बहुत सारी फेस क्रीम और वगैरह में किया जाता है। इन सब जगहों पर एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया था और दुनिया में हमारे देश का जो एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल है, जिसका यूज पानी की सफाई में किया था, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स में किया जाता है, इस एक्टिवेटेड कार्बन का क्या बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड है। तो नंबर एक पर जो अगर एक्सपोर्ट के लेवल पे कहें तो वो तेल नहीं है, ऑयल नहीं है, वो नारियल की क्रीम नहीं है, नारियल का दूध नहीं है, नारियल का पानी नहीं है, वो क्या है? एक्टिवेटेड कार्बन। दूसरा जो कर्नल है, जो बीच में व्हाइट कलर की चीज हम लोग नारियल में खाते हैं, वो उसको हम कहते हैं, अगर पूरा का पूरा शेल है तो उसको कहते हैं कोपरा। और यानी कि डेसिक्टेड कोकोनट, यानी कि टूटा फूटा नारियल जो है आपका, वो हो सकता है वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो आप समझ ही गए होंगे कोकोनट ऑयल है। फ्रेश और फ्रोजन ग्रेटेड कोकोनट, और इनका भी एक ठीक ठाक मात्रा में विदेशों में मांग है। और हस्क और वाटर, यानी उससे रस्सी वगैरह बनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, नारियल पानी भी अब जो है, वेबसाइट्स आ गई हैं, ऐप्स आ गई हैं, जिनके ज़रिए घर-घर तक नारियल पानी पहुँच रहा है। तो नारियल की जो कंज़म्पशन है, जो कोकोनट का कंज़म्पशन है, वो बढ़ रहा है और साथ ही साथ इससे जो बाई प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट जिनको कंज़्यूम नहीं कर सकते, जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में माँग बढ़ रही है और इसीलिए जो है हम कह रहे हैं कि इंडिया में इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है और इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब जो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल बैकबोन है, और ये फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके लिए। कैसे? एक बोर्ड है जिसका नाम है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, यानी सीडीबी। और जो सीडीबी है वो इंडिया में जितना भी नारियल का प्रोडक्शन होता है और इसका विकास करना, एरिया को फैलाना, कोई डिजीज वगैरह लग रही उससे बचाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, एमएसपी वगैरह वगैरह में भी हेल्प कर देना, ये सारे काम जो है हमारा एक बोर्ड करता है जिसका नाम है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। अब कोकोनट डेवलपमेंट के बहुत सारे काम, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एरिया का एक्सपेंशन करना, डाइवर्सिफिकेशन एंड बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। इसके अलावा आप देखेंगे क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। ये सारे काम कौन करता है? सीडीबी। याद रखिएगा, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया में कौन सी संस्था ऐसी जो नारियल के प्रचार और प्रसार के लिए यानी उसकी उन्नति के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे नारियल के दो हिस्से हो गए। दो तरह का नारियल सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है। एक है टूटा फूटा नारियल, जिसको मिलिंग कोपरा कहते हैं। मिलिंग कोपरा का मतलब क्या है कि वही वाला जो नारियल का जो हम लोग घर में कभी नारियल का लच्छा मंगा लेते हैं, और इसका यूज किसमें किया करते हैं? इसमें तेल निकालने के लिए इसका यूज करते हैं सबसे ज्यादा। और इसके अलावा जो है ये इस शेल से जो ड्राइड कर्नेल होता है, जो उसका अंदर का व्हाइट पार्ट है उसको निकाल लिया जाता है, उसी से इसको किया जाता है। एमएसपी, नारियल एक ऐसी क्रॉप है जिसका एमएसपी दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नारियल बहुत सारी क्रॉप्स इंडिया में जिनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे गन्ने का एमएसपी होता है, जैसे आपका चावल धान का एमएसपी होता है, उसी तरह से जो है आपका नारियल का भी एमएसपी यानी मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसको एक तरह से प्रोटेक्शन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। और जो इस साल जो अगर आप देखेंगे 12,027 रुपए जो एमएसपी जो है वो आपके नारियल के लिए दी गई थी। हालांकि एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसी तरह से जो बॉल कोपरा है, पूरा नारियल जिसको हम लोग मंदिर में फोड़ते हैं, उसका यूज कंजप्शन किया जाता है एज अ ड्राई फ्रूट, और यज्ञ वगैरह करने में, रिलीजियस पर्पसेज में इसका यूज किया जाता है। इसका एमएसपी 12,500 रुपया पर क्विंटल हुआ। दोनों के दोनों एमएसपी में 445 और 400 रुपए की
वृद्धि की गई है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भारत में नारियल के एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वृद्धि कर रही है और इसकी सहायता से किसानों की जो जीविका का स्तर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब भारत में नारियल की खेती का बढ़ावा कैसे देंगे, तो इसकी कई स्टेजेस इस प्रेस रिलीज में आपको मिलेंगी। पहली स्टेज, नरिशिंग द सीड। तो सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा दैट इज न्यूक्लियस सीड गार्डन, जिसे नर्सरी भी कह सकते हैं। दूसरा जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, डिमॉन्स्ट्रेशन कम सीड प्रोडक्शन फार्म, डीएसपीएफ। और इसमें जो है आपको डीएसपीएफ में जो फर्दर जो है इसका जो डेवलपमेंट है, जो नर्सरीज में जो सीड्स वगैरह उनका फर्दर डेवलपमेंट किया जाएगा, पौधों को बड़ा करने का काम किया जाएगा। फिर पब्लिक प्राइवेट नर्सरीज, और इनमें इनकी सहायता से भी हम नए तरह के पौधों का उत्पादन करेंगे। तो पहला काम क्या है, सीड की संख्या को बढ़ाना। जब नए पौधे ही नहीं होंगे तो हम लगाएंगे कैसे। नेक्स्ट स्टेज में जो हमारा जो केरला वगैरह जैसे केरलम और तमिलनाडु में से जो आपके पौधे हैं उनको निकाल के आसाम और अरुणाचल प्रदेश जैसे एरियाज में उनको भेजना। यानी कि अगर हम अपने नारियल का क्षेत्रफल को बढ़ा नहीं पाए तो ऐसी स्थिति में जो है वही केरलम, वही तमिलनाडु, वही आंध्र प्रदेश, वही वेस्ट बंगाल, वही उड़ीसा, ये 4-5 स्टेट्स का नाम हम हमेशा रटते रहेंगे कि यहीं पे नारियल होता है। लेकिन अब नए नए नाम आ रहे हैं, आसाम का नाम आ रहा है। अच्छा, बड़ा अजीब लगता है, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ है यार, वहाँ पे पता नहीं कैसे नारियल ये लोग उगा रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में नारियल उगा रहे हैं, वैली है आसाम में, वहाँ पे नारियल उगा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जहाँ पे नारियल की जगह हमने वो क्या नाम है, पपाया देख लिए, पपीते देख लिए, तो वो भी क्या है, वो भी नारियल की खेती हो रही है। अब भगवान जाने ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी इतना खेती कर रहे हो, ये सोचने की बात है। फिर थर्ड स्टेज जो है, स्ट्रेंथनिंग द कोर वाया पीआईसीसीएस। अब पीआईसीसीएस क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट थ्रू कोकोनट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम। ये चीज आप नोट करके रख लीजिएगा। हालांकि ये प्रेस रिलीज मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है, दैट इज, मैं फिर से लिखा दे रहा हूं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट थ्रू कोकोनट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, पीआईसीएस। तो ये क्या होता है, इसमें वाटर रिसोर्सेज क्रिएशन किए जाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोशन किया जाएगा, फार्म का मैकेनाइजेशन, यानी कि जैसे कि खेती में हम मशीन्स का यूज करते हैं तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। वैसे इन सब चीजों को करने से नारियल की टोटल प्रोडक्टिविटी को देश में हमें हर हालत में बढ़ाना, उसके क्षेत्र में ये काम चल रहा है। फिर जो हमारे नारियल के पौधे पुराने पड़ जाते हैं, उसमें डिजीज लग जाती है, तो उनको हम कैसे उनको सही ढंग से सही करें, इसमें के लिए जो है चौथी स्टेज जो है वो आपके लिए है। और उसमें जो आइडेंटिफिकेशन करना है, यानी कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से पौधे जो है हमारे वो सूख चुके हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, उन्हें रीप्लांट करना है। रीप्लांटेशन करने के बाद फिर उनका रीजुविनेशन करना है, यानी कि उनमें जो भी चीज़ें पेस्ट वगैरह है उनका मैनेजमेंट करने के बाद उन्हें पुनः जीवन देने का काम करना। और इस तरह से जब इतने सारे काम करेंगे तब जाकर कहीं हमारे देश में हम कहेंगे तो हमारी देश में नारियल की ग्रोथ होगी। अब इसमें बहुत बड़ा काम हुआ है कि इस साल अगर आप देखेंगे तो भारत में 8,700 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है एज अ एक्सपोर्टर ऑफ नारियल और नारियल के प्रोडक्ट, जो जो कोकोनट ऑयल और बाकी हम लोग चारकोल की बात कर रहे थे। दूसरा, बहुत सारे जो ई कॉमर्स साइट्स हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और लुलु ग्रुप्स, ये बड़े ग्रुप्स हैं और इनके द्वारा बी टू बी, यानी कि नारियल के जिस नारियल और नारियल से बने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाया जा रहा है और बिजनेस तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल स्केल पर 224 एक्सपोर्टर, अलग-अलग तरह के मीट्स होते हैं, मेले लगाए जाते हैं एक्सपोर्टर्स के, और वहाँ पर एक्सपोर्टर और उस देश का इंपोर्टर आपस में मिलते हैं और इस तरह से भारत में एक्सपोर्ट, जो नारियल का एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू को बढ़ाना और उसकी डिमांड को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और हाँ, एक जो आपकी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसको लिख लीजिएगा, कहीं आपको मेंस में जगह मिले तो ज़रूर डालिएगा। एक जगह है, एक योजना है जिसका नाम है केरा सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम। ध्यान दीजिएगा, नाम है केरा सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम। और इसके तहत जो क्लाइंबर्स हैं, जो नारियल पे चढ़ के, नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ते हैं, वो कई बार उनकी नारियल के पेड़ से एक्सीडेंटल गिरने से चोट लग जाती है और कभी-कभी मृत्यु हो जाती है। उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है। तो एक ये नई पहल है और इस तरह से हम देखेंगे कि नेक्स्ट बजट में जो है हम देख रहे हैं कि नारियल के लिए बहुत सारे ऑफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो भी लाने की बात हो रही है, कि जो रीप्लांटिंग करने की बात हो रही है, एग्रेसिव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कोकोनट प्रोसेसिंग यूनिट्स, और साथ ही साथ जो है डिफेंसिव मेजर में जो पेस्ट आउटब्रेक है और इस तरह की जो इसमें जो लगने वाली जो बीमारियां वगैरह हैं, उनके बारे में भी हमारा जो नया जो बजट आने वाला वो बहुत सारी बातें शायद लेकर आ जाए, इसके बारे में बात हो रही।
तो भैया ये है आपका नारियल यानी कोकोनट, और कोकोनट जो है ये वही बात है कि अभी जो हम लोग 2 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी की तरफ यानी कि जो इसका कंट्रीब्यूशन है, उसकी तरफ आगे की तरह दिशा में बढ़ रहे हैं। अब इसकी सहायता से हम हर तरह नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं, और कल्प वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हर हिस्से का यूज़ हो जाता है। पत्तियों से लोग अपने घर की छत बना लेते हैं, चटाई बना लेते हैं। इसका जो हस्क है, उससे रस्सियाँ बन जाती हैं। इसका जो तना होता है, तने से लोग पुराने ज़माने में नाव बना लेते थे, ब बारजेस का निर्माण कर लेते थे। इसका जो फल है, फल भी अपने आप में अनोखा है, उसमें पानी है, पानी पी लीजिए। इसके अंदर खाने वाली गिरी है, जिससे पेट भर लीजिए। इसमें तेल निकलता है, जिसमें मछली पका लीजिए। इसमें से रस्सियाँ निकलती हैं, यानी कि इसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, जिसका यूज़ वहाँ के केरलम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के रहने वाले, वेस्ट बंगाल के रहने वाले लोग ना कर सकें। इसीलिए इसको कल्पवृक्ष के रूप में जाना जाता है, और जिस तरह से हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या का भरण-पोषण करने का काम करता है हम कह सकते हैं भारत में जो रिलीजियस चीज़ें हैं, जो हिंदू धर्म में खासकर जो है नारियल का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये हमारे कल्चर से भी रिलेट करता है, हमारी संस्कृति से रिलेट करता है, हमारी इकोनॉमी से रिलेट करता है, और इस तरह से भारत में अगर हम देखेंगे, तो नारियल ने जहाँ एक तरफ से लोगों को नर्चर किया, वैसे ही आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी को नर्चर करने का ये काम करेगा। तो आज की प्रेस रिलीज़ आपको कैसे लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।